हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 15। तो देखिए, मैंने आपके साथ एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैं पूरा 2023 ये आपके साथ कवर करने वाली थी। तो उसी सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूंगी पार्ट नंबर 15। देखिए, यदि आप इन सभी पार्ट्स को अपने एग्ज़ाम से पहले देख लेते हैं तो पूरा 2023 का जो आपका करंट अफेयर है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ये किसने ली है? तो देखिए, अगर हम बात करें मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ये ली है लाल दुहोमा ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो लाल दुहोमा है ये बने हैं मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री और इन्होंने ही अभी मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, बेसिकली ये बिलोंग करते हैं ZPM पार्टी से, यानी कि ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट की ये नेता है। और इन्हें जो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ है ये दिलाई है वहाँ के राज्यपाल हरि बाबू कंबमपति ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं लाल दुहोमा। देखिए, अभी कई सारे स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन हुए थे, जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो सभी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बदले गए हैं, तो आपको सभी का नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो अभी नए बने हैं मिज़ोरम के मुख्यमंत्री, तो ये बने हैं कौन? इनका नाम है लाल दुहोमा। मिज़ोरम की बात करें, राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री ये बने हैं लाल दुहोमा और राज्यपाल तो ये है हरि बाबू कंबमपति। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम इसकी शुरुआत ये हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्हीं के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत ये की गई है। और इस कार्यक्रम के तहत शहरी विकास योजना प्रबंधन मॉनिटर में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना ये इसका बेसिक उद्देश्य है। और जिसमें युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने की शक्ति मिलेगी। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम ये शुरू किया है यूपी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 33वां व्यास सम्मान 2023 ये किसने जीता है? तो देखिए, 33वें व्यास सम्मान की बात करें तो ये जीता है पुष्पा भारती ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि पुष्पा भारती ने 33वां व्यास सम्मान 2023 ये अपने नाम किया है। अब देखिए, इन्हें ये जो अवार्ड है ये इनके संस्मरण जो कि यादें यादें और यादें इसके लिए दिया गया। और ये पुस्तक जो है वो साल 2016 में प्रकाशित की गई थी। ये अवार्ड के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और व्यास सम्मान की शुरुआत ये 1991 में की गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर एक किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें इटली के प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर की तो ये सम्मानित हुए हैं एक्टर जिनका नाम है कबीर बेदी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता है कबीर बेदी, इन्हें इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इटालियन रिपब्लिक ये किसे मिला है, इससे कौन सम्मानित हुए हैं? तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। और ये सम्मानित हुए हैं कौन? ये हैं बॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम है कबीर बेदी। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो जिला है आपका अयोध्या, यहीं पर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा डिफेंस सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश ये किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ब्रिटेन की बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ट्राइफेक्टर स्क्वायर कैपिटल्स, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयाँ ये लगाएंगी। इसके लिए कंपनी की कुल लागत ये बताई जा रही है कितनी? 75,000 करोड़ रुपए। अयोध्या का नाम आए तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी जो है राम मंदिर इसका इनॉग्रेशन होने वाला है नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे से पहले। इसके अलावा अयोध्या को अभी जो है सोलर सिटी के नाम से जाना गया था यूपी की। हालांकि पूरे इंडिया की जो सोलर सिटी है ये बनी है आपकी कौन सी? ये है आपकी सांची।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यूपी की पहली बनी है अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 ये किसे चुना गया है? तो देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 की बात करें नवंबर महीने के लिए, तो ये चुने गए हैं ट्रेविस हेड और साथ ही में नाहिदा अख्तर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, ट्रेविस हेड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं और इन्हें मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 नवंबर महीने के लिए चुना गया। वहीं बात करें नाहिदा अख्तर की, तो ये बांग्लादेश के गेंदबाज हैं जिन्हें विमेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर कैटेगरी के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैं आपको बता चुकी ट्रेविस हेड, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया मेंस कैटेगरी में। इसके अलावा आईसीसी विमेंस कैटेगरी में ये चुनी गई है बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर। आईसीसी की बात करें तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई यूएई में। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो COP28 है ये भी आपका यूएई दुबई में ही हुआ था। और इसके अलावा अगले साल का जो COP29 होना है ये होगा आपका अज़रबैजान में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आईसीसी के अध्यक्ष तो ये हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि राज्य ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये हम मनाते हैं 14 दिसंबर को। अब देखिए, भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है इसका ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इस दिवस में भारत ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है, जिससे कि ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में ही भारत जो है वो बेहतर हो सके। पहली बार इसे साल 2001 में मनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन ये किसने किया है? तो देखिए, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात करें तो इसका उद्घाटन ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, जो ये समिट हुई थी ये हुई थी आपका FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है। और इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है शांति से समृद्धि। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में जो विकसित किया जाएगा ये होगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये दूसरा निजी एयरपोर्ट है, तो पहला कौन सा था? तो देखिए, साल 2019 की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था और उसमें लखनऊ एयरपोर्ट भी शामिल था। तो इसलिए लखनऊ एयरपोर्ट ये जो है यूपी का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जिसका निजीकरण किया गया। और अभी दूसरा एयरपोर्ट बना है लाल बहादुर शास्त्री, जिसका अभी निजीकरण ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है नए भारत का संवेदना, इसका विमोचन किसने किया है? तो देखिए, ये विमोचन किया है रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर सी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि नए भारत की संवेदना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है, इसका विमोचन ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। अब देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आधारित नई भारत का संवेदना का विमोचन किया है। ये एक मौलिक संग्रह है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डालता है, जो हमारे देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच में प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका और मेक्सिको के बीच में प्रमुख सीमा के रूप में कार्य जो नदी करती है, इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, आपको ये स्टैटिक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन नहीं, एक स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है। करंट से रिलेटेड ये स्टैटिक पोर्शन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि करंट में कोई चीज़ होगी और उसी का कुछ स्टैटिक बना के वो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहेगा, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जो एक प्रमुख सीमा के रूप में जो नदी कार्य करती है वो है आपकी रियो ग्रांडे नदी। अब ये न्यूज़ में क्यों था ये हम थोड़ा जान लेते हैं।
तो देखिए, अभी अमेरिका न्याय विभाग ने मेक्सिको से प्रवासियों को पार करने से रोकने के लिए जो रियो ग्रांडे नदी में फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सास राज्य और उसके रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबोट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तो देखिए, जो आप अमेरिका, जैसे आप मैप देखोगे तो ऊपर कनाडा, बीच में अमेरिका और फिर नीचे आएगा आपका मेक्सिको। तो जो मेक्सिको के कुछ लोग हैं वो मतलब रियो ग्रांडे नदी में जो है वो पार कर रहे थे, मतलब उसको रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया था। तो इसीलिए न्यूज़ में आई है, और न्यूज़ में आई है तो मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे आपके लिए। तो ध्यान रहेगा कि जो रियो ग्रांडे नदी है वो 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ये बेसिकली अमेरिका और मेक्सिको के बीच में प्रमुख सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये कौन सा बना है? तो देखिए, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर तो ये बना है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, और वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। तो ध्यान रहेगा, बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये बन गया है। फिर है माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023, ये किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है शंकरी चंद्रन को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड है ये मिला है शंकरी चंद्रन को। अब देखिए, श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका है शंकरी चंद्रन। इन्हें अपनी पुस्तक चाय टाइम्स एट सिनेमन गार्डन्स के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 ही दिया गया है। तो ध्यान रहेगा, और ये जो माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार है एक ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो कि सर्वोच्च साहित्यिक योग्यता वाला हो और ऑस्ट्रेलियाई जीवन को उसके किसी भी चरण में प्रस्तुत करता हो। तो ध्यान रहेगा, ये मिला है शंकरी चंद्रन को। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट अरारत 16,854 फीट की है, ये किसने फतेह किया है? तो देखिए, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट अरारत, इसको फतेह किया है अभी नीतीश सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को अभी फतेह किया है। अब देखिए, नीतीश सिंह की अगर हम बात करें तो ये चढ़ाई करने वाले इस माउंट पर ये पहले भारतीय बने हैं जिन्हें टर्की की सबसे ऊंची चोटी पर अपना तिरंगा लहराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ जनना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर ये किस राज्य में है? तो देखिए, टाइगर स्टेट के नाम से हम सभी को पता है, किसको जानते हैं? तो ये हम जानते हैं मध्य प्रदेश को। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी टाइगर सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो बाघ देखने के लिए मिले हैं वो मिले हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय पशु की संख्या है अब 3,682 पर पहुंच गई है, और इस लिहाज से देखें तो पिछले 4 सालों में बाघों की आबादी में लगभग 715 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 4 सालों में बाघों की आबादी में सबसे बड़ी वृद्धि ये मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिली है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको वन एरिया मिलेगा, इनकी फॉरेस्ट एरिया देखने के लिए मिलेगा, और इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए, अगर हम बात करें स्टुअर्ट ब्रॉड की तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, और इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिर इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान जो है वो चलाया है? तो देखिए, इंटरपोल की बात करें, इनकी इंटरनेशनल पुलिस की, तो मानव तस्करी के विरुद्ध जो इन्होंने अभियान चलाया है इसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 ये अभियान अभी इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध ये चलाया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इंटरपोल की बात करें तो स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 7 सितंबर 1923 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये है आपका लियोन फ्रांस में। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश टॉप पर है? तो देखिए, ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो सबसे ऊपर है चाइना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, चाइना जो है वो 28 मेडल के साथ में पहले स्थान पर है। आयोजन की बात करें तो साउथ कोरिया के चांगवान शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया,
और भारत तो ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो ध्यान रहेगा, पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत। और इसका जो ये आयोजन है ये साउथ कोरिया के चांगवान शूटिंग रेंज में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है या रखा जाएगा? तो देखिए, इतवारी रेलवे स्टेशन ये है आपका कहाँ पर? तो ये है महाराष्ट्र में, और इसी का नाम जो है वो अब सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये कौन सा बनेगा? तो देखिए, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश तो ये बनेगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का ये पहला देश बनेगा आपका न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो देखिए, अगर हम बात करें जगन्ना अम्मा वोडी योजना, तो इसकी शुरुआत ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र माताओं को अम्मा वोडी योजना के तहत शैक्षिक खर्चे को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। और अम्मा वोडी योजना को सभी मैनुअल्स में वितरित किया जाएगा, जिससे राज्य भर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले लगभग 83 लाख से अधिक छात्र जो है वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अम्मा वाडी योजना या जगन्ना अम्मा वाडी योजना ये शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, लॉजन डायमंड लीग 2023 ये किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें डायमंड लीग 2023 की, तो ये हमारे देश के हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नाम है इनका क्या? नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रोवर है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा डायमंड लीग 2023 ये इन्होंने जीता है। अब देखिए, ऑलरेडी ये ओलंपिक स्वर्ण विजेता है और नीरज चोपड़ा, और इन्होंने डायमंड लीग 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। और इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक जो है 87.66 मीटर के साथ अपना ये थ्रो किया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? तो देखिए, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो ये जीती है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ये जो चैंपियनशिप थी बेसिकली जून 2023 में कोरिया गणराज्य के बुशान शहर में आयोजित की गई थी, और भारतीय टीम ने ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर ये जीत अपने नाम की है। और पिछले 9 संस्करण में से भारत का ये 8वां चैंपियनशिप खिताब है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन के ग्रेट इमिग्रेंट सूची में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट ऑफ कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की लिस्ट में, तो ये नाम शामिल किया गया है वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अजय बंगा का नाम ये अभी ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये सम्मान उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने यूएसए और उसके लोकतंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और अजय बंगा ये न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा इस वर्ष की इमिग्रेंट्स सूची में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की, तो ये सम्मानित हुए हैं डैनियल बेरनबॉइम और साथ ही में अली अबू अब्बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो देखिए, मशहूर पियानो वादक है डैनियल बेरनबॉइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बेरनबॉइम और अब्बाद को इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, डैनियल बेरनबॉइम निवासी अगर हम बात करें कहाँ के थे, तो ये थे अर्जेंटीना के, और अली अबू अब्बाद की बात करें तो ये फिलिस्तीन से थे। फिर है अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है? तो देखिए, वन टैप वन ट्री कैंपेन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरू की है,
और इसे नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नल नए कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ओमान के सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की है। तो देखिए, ओमान के सुल्तान है, नाम है इनका हैतम बिन तारिक, और इन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की है। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हैतम बिन तारिक के वर्ष 2020 में ओमान के सुल्तान बने थे और उसके बाद ये भारत की पहली राजकीय यात्रा में आए हैं, यानी कि 16 दिसंबर 2023 को ये अपने भारत में पहली राजकीय यात्रा पे आए हैं। पिछले 26 वर्षों में किसी ओमानी शासक की ये पहली राजकीय यात्रा थी, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है, विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो देखिए, ये की है विश्व बैंक ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए 700 मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में था, बैक टू बैक काफ़ी क्राइसिस वहाँ देखने के लिए मिले, उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी थी। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक संकट से उसे बाहर निकालने के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की यहाँ पर घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा श्रीलंका से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसने भारत समेत 7 देशों को वीज़ा फ्री एंट्री अपने देश में देने की अनुमति दे दी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन ये हुआ है गुजरात के सूरत में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो 17 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया और ये गुजरात के सूरत शहर के पास खजोद गांव में स्थित है। यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र होगा। यहाँ पर नोट करने योग्य बात यह है कि सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग करता है। इसके अलावा देखिए, अभी तक जो है वो पेंटागन को मानते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, लेकिन उसके बाद अब ये दुनिया की पहली बन गई है। कौन सी? ये बनी है आपकी सूरत में। अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ। ये 2 पीडीएफ है आप सभी के लिए, जिसमें पॉलिटी और साथ ही में आपको करंट अफेयर की बुक देखने के लिए मिलेंगी। दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में आपको लास्ट 11 मंथ का ये पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और पॉलिटी में आपके 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ में पूरा पॉलिटी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो इन दोनों पीडीएफ को आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इन दोनों को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। फिर है, देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण ये कहाँ किया गया। तो ये निर्माण किया गया है अगेन सूरत में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण दिसंबर 2023 में गुजरात के सूरत में किया गया। सड़क का निर्माण ये NH6 को हजारी पोर्ट से जोड़ने वाली सड़क के लिए किया गया है। फिर है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में जो नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ऑलरेडी जो थे सॉलिसिटर जनरल थे, लेकिन जो इनका एक्सटेंशन किया गया, इनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रहेगा, सॉलिसिटर जनरल ये बने हैं तुषार मेहता। अब देखिए, केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में 2 साल के लिए ये सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। उसके बाद 2020 में इनका एक्सटेंशन किया गया और अभी वापस से इनका तीसरा एक्सटेंशन किया गया है, जो कि साल 2000 जो है इनका 3 साल तक चलने वाला है। पहले सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये थे चंद्रकिशन दफ्तरी। फिर है, भारत के पहले स्वदेश परमाणु रिएक्टर का संचालन ये कहाँ शुरू किया गया है। तो देखिए, ये शुरू किया गया है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन ये शुरू किया है। फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है। तो देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो ये शपथ ली है अजीत पवार ने।
ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये बने हैं अजीत पवार। अब देखिए महाराष्ट्र की बात आई है तो कैपिटल ये है मुंबई, मुख्यमंत्री तो ये एकनाथ शिंदे और राज्यपाल तो ये है रमेश बाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई हैं मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विजडर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो देखिए डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड ये बना है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आईपीएल से आप एक और चीज़ रिलेट करेंगे, 2024 में आईपीएल होने वाले हैं, उसके लिए जो ऑक्शन है ये हो रहे हैं और इसी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी जो इस बार के बिके हैं लगभग 72 करोड़ में, तो ये बने बिके हैं कौन? ऑस्ट्रेलिया के हैं, नाम है इनका मिशेल स्टार्क्स, और उसके बाद है कौन? पैट कमिंग्स, जिन्हें 20 करोड़ लगभग रुपए में खरीदा गया है। देखिए डेकाकॉन कंपनी क्या होती है? तो ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन ये 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 83,400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई हो, तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है डेकाकॉन कंपनी। और आईपीएल की वैल्यूएशन की बात करें साल 2023 में तो लगभग 10.7 अरब डॉलर पहुंच चुकी है और साल 2022 में ये वैल्यूएशन 8.4 अरब डॉलर थी। फिर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय ये किस बैंक में हो गया? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका विलय ये हुआ है एचडीएफसी बैंक में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए एचडीएफसी बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अपना विलय किया है और 7 जुलाई 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड के सभी वाणिज्यिक कागजात एचडीएफसी नाम के नाम से बैंक के नाम से जो है वो स्थानांतरित हो जाएंगे। फिर एक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेशनल आर्क ये खोजा गया है? तो देखिए सबसे बड़ा नेशनल आर्क जो है ये भारत का ये देखा गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ने जो है वो सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की है। जीएसआई ने नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का भी प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा किया जाता है तो ये जियो हेरिटेज टैग वाला देश का पहला नेचुरल आर्क बन जाएगा। जीएसआई का मुख्यालय तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। फिर पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सभी राज्य जो हैं वो शामिल हैं। फिर जिमेक्स समुद्र अभ्यास का आयोजन ये भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो देखिए जिमेक्स की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है भारत और साथ ही में जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका आयोजन ये 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में हुआ है विशाखापत्तनम में और ये जो संस्करण है 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। फिर 9वीं बार शेफ चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत ने पेनल्टी शूट आउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार शेफ चैंपियनशिप की ट्रॉफी ये अपने नाम की है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा शासित पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की मुख्य फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है उमा क्षेत्री। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बनी है। फिर कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं पीएम प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए एम प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और पीएम प्रसाद जो है वो बेसिकली प्रमोद अग्रवाल का स्थान लेंगे और पीएम प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झारखंड में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी CCL का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।
फिर है किस व्यापार संगठन में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया गया और इनका नाम है बजेंद्र नवनीत। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बजेंद्र नवनीत जो है वो जून 2020 में WTO में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और अब वो बेसिकली 31 मार्च 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। WTO की बात करें, स्थापना हुई थी 1995 में, मुख्यालय है जेनेवा में और अध्यक्ष तो ये है नकोजी अकांजी। फिर है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं क्यू डोंग्यो। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। FAO की बात करें तो देखिए एक स्पेशल एजेंसी है UN की, स्थापना हुई थी 1945 में और मुख्यालय तो ये है रोम इटली में। फिर किसी विश्व एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए विश्व एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फेथ किपयोगोन को और साथ में नोवा लॉयल्स को, यानी कि बोथ A एंड B यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए अमेरिका के नोवा लॉयल्स को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट घोषित किया गया और फेथ किपयोगोन को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया। ये केन्या से और ये अमेरिका से हैं। फिर भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी ये नियुक्त करने की घोषणा की है किसको? तो देखिए SBI की बात करें तो इसने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी ये नियुक्त किया है कामेश्वर राव कोदावंती को। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO ये नियुक्त करने की घोषणा की है। SBI की बात करें तो देखिए स्थापना ये हुई थी 1 जुलाई 1955 में। वर्तमान अध्यक्ष तो ये दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 की तो ये सम्मानित हुए हैं माइकल रोशन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये है पेन प्रिंटर नहीं है प्रिंटर है ये, तो ये सम्मानित हुए हैं कौन? माइकल रोशन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोशन को प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi AG के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं गर्नॉट डॉलनर। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखिए मुख्यालय इसका जर्मनी में है, मूल संगठन वॉक्सवैगन समूह और Audi इंडिया के प्रमुख तो ये हैं बलवीर सिंह ढिल्लों। फिर थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया? तो थ्रेड्स नाम का जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है मेटा ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष ये किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं आदव अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आदव अर्जुन जो है ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना हुई थी 1950 में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। फिर किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने COP28 यानी कि COP28 समिट यानी कि शिखर सम्मेलन में इसके दौरान जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है? तो देखिए COP28 पहले आप जानिए ये हो रहे थे दुबई में, तो उसी दौरान में जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की जो मांग की है ये की थी लिसिप्रिया कंगुजम ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए बेसिकली मणिपुर की 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है और इन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल रोकने की मांग ये कर रही थी। उनका कहना है कि वो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं की निष्क्रियता से पूरी तरह से निराश थी और उन्होंने अनायास ही यह कदम उठा लिया था। और इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर भी ले रखा था जिसमें इन्होंने लिखा कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें और हमारे ग्रह और भविष्य को बचाएं। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो टॉप पर जो कंट्री रही है ये है आपकी आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप में स्थित है और ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की गई। 163 देश में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान ये है 126वां। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार तो ये जीता है किसने? इनका नाम है लालिया ज्वाला छांगटे। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अन्य फुटबॉलर की बात करें तो महिला कैटेगरी में ये मिला है मनीषा कल्याण को।
पुरुष इमर्जिंग प्लेयर तो ये आकाश मिश्रा, महिला इमर्जिंग प्लेयर तो ये शिलजी साजी। फिर है मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के लिए सबसे अच्छा जीवन स्तरीय किस शहर का है, तो ये है आपका किसका, ये है आपका हैदराबाद का। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार हैदराबाद भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में ये शीर्ष स्थान पर है। जीवन स्तर सूचकांक जलवायु, स्कूल, शिक्षा, बीमारी और स्वच्छता मानकों, हिस्सा और अपराध और शारीरिक दूरी जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होता है। जीवन स्तर सूचकांक की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया पहले स्थान पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड ये दूसरे स्थान पर है और वैंकूवर कनाडा ये तीसरे स्थान पर है। फिर है नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन ये किसने किया है, तो ये किया था अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए इंडिया पैरा गेम्स जो हुए हैं, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इनका जो है समापन हो चुका है और इसमें जो सबसे टॉप पर स्टेट रहा है वो रहा है आपका हरियाणा। पहली बार ये आयोजित हुए थे दिल्ली में और टॉप पर जो कंट्री है इसका नाम है हरियाणा। तो ये देखिए मैंने आपको बताया कि दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में जो है इसका उद्घाटन किया गया अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। उद्देश्य इसका सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना और ये इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी देश बना है, तो देखिए संघाई की अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसका नया स्थायी अध्यक्ष या आप कहें सदस्य तो ये बना है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए ईरान औपचारिक तौर पर जो एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है और इससे पहले एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल थे जो कि थे चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश जो कि आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसमें अभी कौन शामिल हुआ है, तो ये हुआ है आपका ईरान। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 2001 में इसका गठन किया गया लेकिन भारत जो है 2017 में ये इसका मेंबर बना था। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो ये मना है 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाते हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के प्रवासियों के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए इसको मनाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की बात करें, स्थापना हुई थी 1951 में, मुख्यालय है जेनेवा में, महानिदेशक तो ये एंटोनियो विटोरिनो। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज़ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो देखिए अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज़ का शुभारंभ ये किया है हमारे गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मेड इन इंडिया पहल के तहत अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है। अक्षर रिवर क्रूज का उद्देश्य लोगों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करना है और इस बार ये एक बार में 125 से 150 लोग सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं एक बार में। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 23 जून को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो देखिए ये हुई थी 23 जून 1894 में, मुख्यालय इसका लासीन स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष तो ये है थॉमस बाक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ में पीएम किसान मोबाइल ऐप को ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो देखिए फेस ऑथेंटिकेशन के साथ में जो पीएम किसान मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ में पीएम किसान मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है। और देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था उस समय पे जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री, ये कौन थे, तो ये थे आपके कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन वर्तमान में जो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तो ये बने हैं 7 दिसंबर 2023 के बाद से कौन, अर्जुन मुंडा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत ये कहाँ की गई है, तो देखिए भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत ये हुई है आपकी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नई दिल्ली के जेएल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। भारत इन पेरिस अभियान जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा शुरू किया गया और इसका बेसिकली उद्देश्य है कि पेरिस ओलंपिक खेल में पहले
जो खेल हैं उसमें पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना। वे संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच समिति या कमेटी बनाई गई है? तो देखिए, जो अभी आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, 2 व्यक्ति ने आके जो है वहाँ पर स्मॉग जो है वो छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो है पूरी डिबेट चल रही है पूरे पार्लियामेंट में और काफ़ी एमपीज़ को सस्पेंड भी किया जा रहा है उसी मामले में। तो देखिए, यहाँ पर जो एक जांच कमेटी बनाई गई थी तो ये थी अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, यूएपीए के तहत ये मामला दर्ज किया गया, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया और सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं अभी वर्तमान में अनीश दयाल सिंह, इनके नेतृत्व में जांच कमेटी ये बनाई गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कमेटी सुरक्षा में चूक के कारणों और खामियों की पहचान करेगी और उसके बाद में ये जो है अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी। फिर किस भारतीय शहर में योग दिवस कार्यक्रम 2023 में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो ये बना है गुजरात, सूरत में। ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रेस टू रेजिलियंस पहल में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो ये पहल है किसकी? यूएन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, रेस टू रेजिलियंस जो है वो बेसिकली जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। उद्देश्य इसका गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना। इसका लक्ष्य वर्ष 2023 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों की लचीलापन बढ़ाना। फिर भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस एक्स नामक पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, इंडस एक्स पहल की शुरुआत ये की है भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिका रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यूएस रक्षा त्वरण, यानी कि भारत यूएस रक्षा त्वरण पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इंडस एक्स ये लॉन्च किया है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे ये पहल दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नए विजन को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। फिर गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं कौन? हसमुख अधिया। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है, एक व्यापारिक केंद्र है और गिफ्ट का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात में है ये और अभी जो इसके अध्यक्ष बने हैं ये हैं हसमुख अधिया। गुजरात की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राजधानी तो ये है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में ट्रकों में एयर कंडीशनर अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये की है, देखिए, ट्रकों में एयर कंडीशनर अनिवार्य करने की घोषणा केंद्र सरकार ने साल 2025 तक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, साल 2025 में सभी प्रकार के ट्रकों में एसी केबिन अनिवार्य हो जाएगा। सरकार का ये फैसला जो है वो देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्राओं के दौरान जो ड्राइवर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और साथ ही में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। फिर भारत का सबसे बड़ा निजी तेल रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा निजी तेल रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन ये हुआ है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना के अभी सीएम भी बने हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम है रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी बने हैं, याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जूनियर महमूद नाम से मशहूर अभिनेता का निधन हो गया, उनका असली नाम क्या था? तो देखिए, जूनियर महमूद नाम से मशहूर अभिनेता है, मतलब थे, नाम था इनका नईम सैयद, तो इन्हीं का अभी निधन हो गया और इनको हम जानते थे जूनियर महमूद के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, काफ़ी समय से पेट के कैंसर से जूझ रहे थे और मात्र 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जूनियर महमूद की बात करें तो हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता, गायक, मराठी फिल्म निर्देशक और निर्माता थे और जूनियर महमूद जो ये नाम है इन्हें महमूद अली ने दिया था। फिर आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। ये कितनी दर कितनी है? तो देखिए, रेपो रेट की दर की बात करें तो यह 6.5। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
देखिए प्रमुख रेपो दर को 250 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 करने के बाद लगातार 5 समीक्षाओं में रोक दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। और बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेपो रेट है वर्तमान में ये है कितनी, 6.5। अब देखिए रेपो रेट क्या होता है। देखिए जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं अपने काम काज के लिए, तो वैसे ही बैंक जो है वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की उन्हें ज़रूरत पड़ती है और वो कर्ज लेते हैं, वो लोन लेते हैं किससे, आरबीआई से। और रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूलते हैं उसी को कहते हैं क्या, रेपो रेट। देखिए जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमें लोन चाहिए होता है तो हम उनसे बोलते हैं हमें लोन चाहिए, वो हमें पैसे देते हैं और रिटर्न हम उसको ब्याज के साथ में उस मतलब अमाउंट को पे करते हैं। तो वैसे ही बैंकों के साथ होता है, अपने कामकाज के लिए वो भारी मात्रा में रकम लेते हैं आरबीआई से और आरबीआई उनको पैसे देता है, लेकिन साथ में जो वो वसूल लेता है ब्याज, वो उसी को कहते हैं हम रेपो रेट। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त हुए हैं रोहित जावा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। रोहित जावा जो है वो संजीव मेहता का स्थान लेंगे। इसकी स्थापना ये हुई थी 1933 में और मुख्यालय है इसका मुंबई में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए दिल्ली ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो देखिए दिल्ली के द्वारा ये जो ऑपरेशन चलाया गया इसका नाम है ऑपरेशन कवच, जो कि नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है आपका नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच इसकी शुरुआत की गई है। फिर किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 आयोजित की गई है, तो ये हुई है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आसियान भारत बाज़ार महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, तो देखिए आसियान भारत बाज़ार महोत्सव का उद्घाटन ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय हैं, किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने नई दिल्ली में आसियान भारत मोटा अनाज महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है मोटा अनाज और मोटे अनाज से बने उत्पाद के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना। फिर किस देश की प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया रेकुनगो का निधन हो गया है, तो देखिए ये थे मालडोवा के पहले राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मालडोवा की बात करें, राजधानी है चिसिनाऊ, मुद्रा है मालदोवन ब्ल्यू, राष्ट्रपति तो ये है मैया संधू। फिर है किस तूफान को 1977 के बाद में सबसे लंबे समय तक सक्रिय चक्रवात घोषित किया गया है, तो ये था आपका कौन सा, ये था बिपरजॉय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए चक्रवात बिपरजॉय 1977 के बाद में पिछले 40 वर्षों में सक्रिय रहने वाला सबसे लंबे समय तक चलने वाला चक्रवात है। IMD ये घोषणा करता है, मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक तो ये मृत्युंजय महापात्रा। अब आप मुझे बताएंगे कि जो चक्रवात बिपरजॉय था इसका नामकरण, ये नाम ये किसने दिया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है, तो ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है मिस्र ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए 25 जून को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्दुल फतेह अल सीसी ने PM नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल की बात करें, स्थापना ये हुई थी 1915 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला ये 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। फिर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन ये किया है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की आधारशिला ये रखी गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो देखिए पवन कुमार सेन को अभी अरुणाचल प्रदेश के राज्य के इसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त ये किया गया है। फिर कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, तो PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के जो CM है ये भी बदले जा चुके हैं, वर्तमान में कौन है, तो ये है मोहन यादव, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन किया गया।
इसके लेखक कौन है? तो देखिए सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन ये किया गया है और इसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर जस भाई पटेल। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप ध्यान रखेंगे। फिर ऐतिहासिक खर्ची पूजा महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? तो ऐतिहासिक खर्ची पूजा महोत्सव ये मना है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए ऐतिहासिक खर्ची पूजा ये त्रिपुरा के लोगों के द्वारा राज्य के संरक्षण माने जाने वाले 14 देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर कौन सा देश वर्ष 2024 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है? तो ये है आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत वर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। GPAI 28 देशों का गठबंधन है, ये ध्यान रखेंगे। और यूरोपीय संघ के द्वारा GPAI की नई दिल्ली घोषणा को भी अपनाया गया है। फिर वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस किस तारीख को घोषित किया गया? तो देखिए ये हर साल हम जो विजय दिवस है ये मनाते हैं 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया गया? तो देखिए दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान ये किया गया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया है। दिवाली एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है और इसे अमेरिका में बहुत लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। फिर किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो देखिए नंदी पोर्टल की बात करें तो इसका शुभारंभ ये किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इनके द्वारा नंदी नई दवाई और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल का शुभारंभ ये किया गया है। नंदी पोर्टल को भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित किया गया और नंदी पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य है पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्ताव की सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता का आकलन और जाँच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना। फिर किस राज्य में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख मिले हैं? तो देखिए 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख ये मिले हैं तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान लेजन ऑफ ऑनर से इसरो के किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित की गई हैं VR ललिताम्बिका। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि VR ललिताम्बिका को अभी फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फिर WEF के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सीट्स पर है? तो ये है आपका स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और संस्थापक है क्लाउस स्वैब और मुख्यालय तो ये स्विट्जरलैंड में है। फिर किस राज्य के अमरोहा ढोलक को GI टैग मिला है? तो ये मिला है आपका उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अमरोहा ढोलक एक ऐसा प्राकृतिक लकड़ी से बना एक संगीत वाद्य यंत्र है और इसका मुख्य रूप से आम और शीशम के पेड़ों से बनाया जाता है। फिर किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? तो देखिए अमृत प्रौद्योगिकी ये विकसित की गई है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए एक तकनीक विकसित की है और इसे अमृत नाम दिया है। ये तकनीक नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है जो पानी के माध्यम से पारित होने पर चुनिंदा रूप से आर्सेनिक को हटा देती है। अगला क्वेश्चन है जॉन बैरिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए जॉन बैरिस्टर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ तो इन्होंने आविष्कार किया था लिथियम आयन बैटरी का। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए लिथियम आयन बैटरी दुनिया के सामने पेश करने वाले रसायन वैज्ञानिक जॉन बी गुड इनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर हेमिस टिशु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए हेमिस टिशु महोत्सव का आयोजन ये हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए लद्दाख में 2 दिनों का वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव हेमिस टिशु हर्षोल्लास से मनाया गया और गुरु पद्मशंभव की जयंती के उपलक्ष्य में प्रार्थना सभा, मुखौटा नृत्य और थंका यानी भित्ति चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से कब मनाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये बनता है 29 जून को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए ये तो दिन है बेसिकली प्रशांत चंद्र
महानुभावों की जयंती के अवसर पर मनाते हैं और इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को। देश में जनगणना अन्य संरक्षण कराने समेत भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में की गई थी और इसीलिए 2007 में केंद्र सरकार ने 29 जून को सांख्यिकी दिवस ये घोषित किया था। फिर है किसके द्वारा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। ये देखिए किसे जो है घोषित किया गया है, तो ये किया गया है दिया मिर्जा को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए दिया मिर्जा एक भारतीय अभिनेत्री है और इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया गया है। पेटा की बात करें तो पूरा नाम है पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग। संस्थापक है इसके एग्रेट न्यूयॉर्क और संस्थापित ये हुआ था 1980 में। मुख्यालय इसका यूएसए में। फिर किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो देखिए पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये चलाई जाएगी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है और हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में कई पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है। फिर किस लेखक को हिंदी भाषा के साथ साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2023 ये दिया गया। तो ये दिया गया है अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। तो देखिए अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया और ये एक हिंदी उपन्यासकार, पटकथा लेखक और संगीतकार और साथ ही में गीतकार हैं। फिर है हाल ही में ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत ये किसने की है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसके तहत पोक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोक्षी करने वाले अपराधियों के खिलाफ गुणवत्तापूर्ण जांच कर पुलिस व अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगा, जिससे अपराधियों को कम समय में कठोर सजा दिलाई जा सके। फिर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देखिए जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी जो प्रतिमा बनी है ये बनी है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनकी प्रतिमा का अनावरण ये जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया। इसकी ऊंचाई है 5 फीट 11 इंच और भार है इसका 38 किलोग्राम। फिर डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका उद्देश्य है देश की योजनाएं, जितनी भी देश की राष्ट्रीय योजनाएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। ठीक है, तो ध्यान रहेगा विकसित भारत एट 2047 ये वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल ये लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी आपका पूरा 2023 में यहाँ पर कवर कर रही हूँ। टोटल 24 पार्ट्स ही आपके आएंगे, जिसमें टोटल 2400 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी और इसके बाद आपका पूरा 2023 का करंट अफेयर ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। तो 2 क्वेश्चन आज की टेस्ट के आप सभी के लिए है। पहला कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और दूसरा क्वेश्चन है 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसने जीता है। इसका भी जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो इन दोनों का ही आंसर आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा हमारे 2 PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका मैंने बीच में भी जिक्र किया था एक आपका करंट अफेयर का, जो कि जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा 11 महीने का करंट अफेयर है। और एक है पॉलिटी का, जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा पॉलिटी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। आप इन दोनों को परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इन दोनों को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जाकर आप इन सभी के साथ काफ़ी अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल्स को सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।